हेलो माय फ्यूचर नर्सेस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन में। मैं हूँ रितु और आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन की तरफ से आप सभी नर्सेस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज तैयार की गई है। ये जो सीरीज है वो पूरे जुलाई महीने में चलेगी। ये जो सीरीज है आपके लिए वो आपके आगे आने वाले नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल रहेगी, तो आप एक भी वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। ये जो मेरी वीडियो है वो है #33। इससे पहले वाली वीडियोस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे हमने उन सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। Question number 1 is nosocomial infection may occur from which of the following sources in a hospital? निम्न में से हॉस्पिटल में कौन कौन से सोर्सेस के थ्रू नोसोकॉमियल इन्फेक्शन हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हॉस्पिटल स्टाफ, बी क्लाइंट हिमसेल्फ, सी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट और डी ऑल ऑफ द अबव। And the correct option is option number D, that is all of the above. हॉस्पिटल में मरीज को होने वाले इन्फेक्शन को हम बोलेंगे नोसोकॉमियल इन्फेक्शन या फिर क्रॉस इन्फेक्शन भी इसको कहते हैं। यह जो इन्फेक्शन होता है वो मरीज को उस डिजीज से अलग होता है जिसके लिए मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है या एडमिट हुआ है। यह हॉस्पिटल में देखभाल करने वाले स्टाफ से, क्लाइंट स्वयं के द्वारा, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट आदि के द्वारा हो सकता है। इसके बचाव हेतु प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है Which of the following branch is known for the study of the disease caused by arthropoda? मानव में रोग फैलाने वाले आर्थ्रोपोडा का अध्ययन निम्न में से मेडिकल साइंस की किस ब्रांच के द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एपिडियोमोलॉजी, बी प्रिवेंटिव मेडिसिन, सी मेडिकल एंटोमोलॉजी और डी मेडिकल बायोलॉजी। And the correct option is option number C, that is medical entomology. मेडिकल एंटोमोलॉजी एक निरोधक चिकित्सा मतलब प्रिवेंटिव मेडिकल साइंसेस की एक ब्रांच होती है। इसमें ऑर्थोपोड की उपस्थिति, जीवन चक्र, उनसे उत्पन्न रोग तथा इन पर नियंत्रण के प्रयासों आदि का अध्ययन किया जाता है। और एपिडेमिक डिजीज का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो होता है वो कहलाता है एपिडियोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है Which of the following disease is not a example of airborne disease? निम्न में से कौन सा रोग वायु जनित रोग नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चिकन पॉक्स, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी मिजल्स और डी पोलियो। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोलियो। डिजीज का जो ट्रांसमिशन होता है वो मेनली 2 टाइप से मतलब 2 तरीकों से होता है। अगर हम यहाँ पे पहले की बात करें तो वो होगा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आदि के माध्यम से इन्फेक्शन होता है। और अगर हम यहाँ पे सेकेंड की बात करें तो वो होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन, वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन, एयरबोर्न ट्रांसमिशन आदि तरीके से इन्फेक्शन होता है। सामान्यतः ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स, चिकन पॉक्स आदि का ट्रांसमिशन एयरबोर्न ट्रांसमिशन के द्वारा होता है, जबकि जो पोलियो है उसका ट्रांसमिशन संक्रमित व्यक्ति के मल मतलब स्टूल से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके लिए है Which of the following organ system of a body is mainly affected by the polio? निम्न में से पोलियो का वायरस शरीर की किस सिस्टम पर दुष्प्रभाव डालता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्डियक सिस्टम, बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी CNS और डी GI सिस्टम। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CNS। अगर हम यहाँ पर पोलियो की बात करें तो जो पोलियो है उसको हम पोलियोमेलाइटिस भी कहते हैं। यह वायरस जनित मतलब पोलियो वायरस से फैलता है। यह मुख्यतः हमारे शरीर में CNS विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इससे बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है
और रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण रोगी की मृत्यु यानी डेथ हो जाती है। इसके बचाव हेतु पोलियो वैक्सीन की खुराक OPV दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एस्पर्मिया कंडीशन टू अकर आफ्टर द वैसेक्टोमी इज डन? निम्न में से वैसेक्टोमी के बाद एस्पर्मिया की कंडीशन कितने समय बाद आती है? आपके ऑप्शंस है ए 10 to 12 मंथ, बी 2 वीक्स, सी 2 to 3 months और डी 6 weeks. And the correct option is option number C, that is 2 to 3 months. पुरुषों में अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है वैसेक्टोमी, तथा महिलाओं की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। NSV which means नॉन स्कैपल वैसेक्टोमी, यह पुरुषों में स्टरलाइजेशन की नवीनतम एवं लोकप्रिय तकनीक मानी जाती है। इसकी असफलता की दर की अगर बात करें तो वो है 0.15% व्यक्ति प्रति वर्ष होती है। NSV के बाद लगभग 2 से 3 मंथ इसके बाद एस्पर्मिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following non-plant hormone is found in contraception methods? निम्न में से नॉन प्लांट हार्मोनल गर्भ निरोधकों में क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोजेस्टेरॉन, बी लिवेनोजेस्टेरॉल, सी नॉरएस्टेट्रॉन एसीटेट और डी नन ऑफ द अबव। And the correct option is option number B, that is levonorgestrel. Question number 7 है, which of the following is the main reason of blindness in India? निम्न में से भारत में ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए कैटरेक्ट, बी इंजरीज, सी विटामिन ए डेफिशिएंसी और डी ट्रैकोमा। And the correct option is option number A, that is cataract. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ब्लाइंडनेस का मुख्य जो कारण है वो है मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट। इसके जो कारण आते हैं वो कम से कम आते हैं 81% तक। WHO के अनुसार आई साइट 3/60 इससे कम होने पर ब्लाइंडनेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the appropriate age to start immunization in child? निम्न में से बच्चों में इम्यूनाइजेशन प्रारंभ करने की अप्रोप्रिएट एज कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 6 मंथ, बी 3 मंथ, सी 6 वीक्स और डी एट बर्थ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एट बर्थ। इम्यूनाइजेशन के द्वारा व्यक्ति को टीके की सहायता से कुछ रोगों के विरुद्ध इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। इसको हम टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन भी कहते हैं। सामान्यतः यह प्रक्रिया जन्म के पश्चात तुरंत बाद आरंभ कर देनी चाहिए और लगभग 18 वर्ष तक वैक्सीनेशन किया जाता है। जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले OPV की 0 डोज तथा BCG का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज कनेक्टेड विद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दैट इज CHC कितने PHC से संबंध रखता है? आपके ऑप्शंस हैं A 6, B 5, C 4 और D 2। And the correct option is option number C, that is 4.
HC which means कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर हम कह सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। एक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र मुख्यतः 4 PHC इससे संबंध रखता है। यह इन PHC के लिए रेफरल केंद्र का काम करता है। यह जिला चिकित्सा का छोटा यानी मिनी रूप होता है। यह मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 जनसंख्या को, जबकि पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या को कवर करता है। Next and the last question of this video is, which of the following statement is correctly defined the prenatal death? निम्न में से प्रीनेटल डेथ को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं A fetal death in pregnancy in 1 week, B fetal plus neonatal death, C fetal death in pregnancy, or D fetal death infant. And the correct option is option number A, that is fetal death in pregnancy in 1 week. जेस्टिनल व नियोनेटल पीरियड में होने वाली जो डेथ है या फिर जो मोर्टिलिटी रेट है, उसको हम यहाँ पे अगर चार्ट से डिफाइन करें तो यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं 1 ईयर, दिस इज 28 डेज, दिस इज 7 डेज, और ये वाला पीरियड हम मान लेते हैं बर्थ का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं पेरीनेटल डेथ की। तो ये वाली जो डेथ होगी 7 डेज तक, ये इसको हम बोल देंगे हम पेरीनेटल डेथ। और वो डेथ जो होगी 7 डेज टू 28 डेज इन बिटवीन, 7 डेज टू 28 डेज इन बिटवीन जो डेथ होगी उसको हम बोलेंगे लेट नियोनेटल डेथ। और अगर हम यहाँ पर 28 डेज से बात करें, 28 डेज टू 1 ईयर, अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हो जाएगी पोस्ट नेटल डेथ। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर पूरा बात करें बर्थ से लेकर 28 डेज तक की, बर्थ से लेकर 28 डेज, ये वाला जो पीरियड है इन बिटवीन, इस पीरियड के अगर डेथ होती है तो उसको हम बोल देंगे नियोनेटल डेथ। ये वाली जो डेथ होगी वो नियोनेटल डेथ होगी। और अगर हम बर्थ से लेकर 7 डेज की बात करें, अगर जन्म हो गया है और 7 डेज, ये वाली जो डेथ होगी बर्थ से लेकर 7 डेज, ये वाली होगी अर्ली नियोनेटल डेथ। सो माय फ्यूचर नर्सेस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से आपने सबको याद कर लिया होगा। अगर आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और एफबी पर भी फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम वहां पर रोज के रोज आपको एक इंटरेस्टिंग वे में क्विजेस देते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत ही अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लस आपका रिवीजन बहुत ज्यादा होगा वहां पर। अगर आप वहां पे हमको फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर जाएं, आपको सारी सोशल मीडिया साइट के जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जाएं वहां पे फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा सीखें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, ताकि आप अपने ड्रीम को बहुत ही जल्दी पा सकें। So at last, together with keep learning, keep supporting for nurses preparation, I'll see you tomorrow. Thank you.